हेलो एवरीवन, मैं पुनीत उपाध्याय आज आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ पॉलिटिक्स। यानी कि हमने जब पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स का सिलेबस हमने डिस्कस किया था पिछली दो वीडियो में। आज हम उसी में से एक बुक जो है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसी का जो चैप्टर 1 है कोल्ड वॉर एरा एंड नेम, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें मैंने डिसाइड किया है कि आज हम इन 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर हमारा क्या था, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, क्यों शुरू हुआ, उसके क्या रिजल्ट्स रहे, उसके पीछे सोशलिज्म और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, इन थ्योरीज का या इन आइडियोलॉजीज का क्या रोल रहा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसके पहले हम सबसे पहले चलते हैं कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड में कि कोल्ड वॉर क्या था और उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर जो था उसके पीछे की जो परिणति थी, यानी कि उसके पीछे जो कारण थे, वो शुरू होते हैं हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो कब शुरू हुआ था, 1939 से और 1945 तक चला था। इस कोल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स थे। पहला ग्रुप था जिसको बोला गया था एलाइड ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो था दोस्तों वो था एक्सिस ग्रुप। ठीक है, इस एलाइड ग्रुप में जो थे वो थे हमारे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, और ये मेन कंट्रीज थी एलाइड ग्रुप्स में। एक्सिस ग्रुप में जो थे वो थे हमारे इटली, जर्मनी और जापान। ये एक्सिस ग्रुप को लीड करने वाली कंट्रीज थी और ये एलाइड ग्रुप को लीड करने वाली कंट्रीज थी। इन दोनों के बीच में हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो लड़ा जा रहा था, जिसमें जो ये वाला ग्रुप था हमारा एलाइड ग्रुप था वो एक्सिस ग्रुप पर भारी पड़ा और इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता। उसके पीछे रीजंस थे कि अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री, रशिया जैसी और दुनिया की जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी वो इस ग्रुप में थी कहीं ना कहीं, और जो थोड़ी कम पावरफुल कंट्रीज थी वो थी एक्सिस ग्रुप में। इसी में जो अमेरिका था वो भी अपने आप को सबसे पावरफुल प्रूफ करना चाहता था, और जो रशिया था वो भी अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रूफ करना चाहता था। इसी के लिए दोस्तों ये जो अमेरिका था इसने 1945 में जापान के 2 शहर जो थे हमारे, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर 2 एटम बॉम्ब्स गिराए। वो 2 एटम बॉम्ब्स कौन से थे, उनके भी नाम थे। एक एटम बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। इन दोनों को हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर गिरा दिया गया, जिसके रिजल्ट्स ये हुई कि अमेरिका जो थी वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री, या कहें कि एक महाशक्ति बनकर उभरी। उसके पीछे गिराने के रीजंस ये थे कि अमेरिका चाहता भी यही था कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि वही इकलौती पावरफुल कंट्री अब इस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बची है, और रशिया जो है वो अपना क्या कहते हैं जो पावर है वो ना दिखा पाए पूरी दुनिया में, और अमेरिका के बराबर में आके ना खड़ी हो पाए। ये इसका बैकग्राउंड था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में। जापान में हमारे ये 2 बॉम्ब्स गिरा दिए गए, एटम बॉम्ब्स। इनको गिराने के बाद अमेरिका इकलौती क्या कहते हैं पावरफुल शक्ति बनना चाहता था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि रशिया भी साथ में उतनी ही पावरफुल क्या कहते हैं कंट्री के रूप में उभर कर आया। अब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये दोनों जब आपस में पावरफुल बनने के लिए लड़े तो इन दोनों के बीच में एक वॉर शुरू हो गया जिसको कोल्ड वॉर बोला गया। इसको कोल्ड वॉर क्यों बोला गया वो समझते हैं। कोल्ड वॉर इसलिए बोला गया क्योंकि ये दोनों कंट्री कभी भी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आई, यानी कि इन्होंने डायरेक्टली कभी भी कोई वॉर नहीं लड़ा। ये अपने ग्रुप्स में जो कंट्रीज शामिल थी उनके बीच में वॉर्स करवाती रहीं और उनको कहीं ना कहीं पीछे से बैक से सपोर्ट देती रहीं। इसकी वजह से ये जो क्या कहते हैं वॉर था ये कोल्ड वॉर कहलाया। कुछ इसके एरियाज थे जहां पर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा। जैसे उन एरियाज की अगर मैं बात करूं तो वो था कोरिया हमारा, दूसरा था हमारा कॉन्गो, और अफगानिस्तान में भी ये आमने सामने आए थे, और बर्लिन जानते ही हो आज जर्मनी की कैपिटल है। पहले जर्मनी 2 हिस्सों में डिवाइड था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कोल्ड वॉर था ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ देखने को मिला हमें, कोरिया में, कॉन्गो में, अफगानिस्तान में, जहाँ भी इनके अलाइड ग्रुप्स जो थे, यानी कि इनकी जो ग्रुप्स में कंट्रीज थी वो लड़ रही थी। अब इसमें बात समझने वाली एक और है, वो ये है कि ये कोल्ड वॉर जो था वो केवल पावरफुल बनने के लिए नहीं था, यानी पूरी दुनिया में इकलौती सुपर पावर बनने के लिए ये क्या कहते हैं कोल्ड वॉर नहीं हो रहा था। इसके पीछे कुछ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे। वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या थे, सोशलिज्म बढ़िया है कि कैपिटलिज्म बढ़िया है। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म क्या होती है। इसमें जो सोशलिज्म हमारी थ्योरी है वो ये कहती है, मतलब लड़ाई थी पूरी दुनिया में क्या कहते हैं कुछ देशों के बीच में कि सोशलिज्म ज़्यादा बढ़िया है थ्योरी किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए, या कैपिटलिज्म बढ़िया है।
जिसमें जो हमारी सोशलिज्म थ्योरी है वो हमेशा, इसको हिंदी में बोलते हैं समाजवाद या साम्यवाद, और कैपिटलिज्म को हिंदी में बोलते हैं बेटा पूंजीवाद। जो समाजवाद है, साम्यवाद है, वो क्लियरली ये कहता है कि ये जो थ्योरी है वो बात करती है गरीबों की, वंचितों की, मजदूरों की, जो लोग क्या कहते हैं सोसाइटी से कटे हुए हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसमें ये बात करते हैं कि दुनिया में जिस भी देश में अगर ये क्रांति हो रही है सोशलिज्म के थ्रू, तो इनका कहना होता है कि चाहे क्रांति करके चाहे शांति से, जैसे चाहे हमें अपनी सत्ता लानी है, और उस सत्ता में क्या कहते हैं जो पावर होगी वो कुछ एक लोगों पर नहीं होगी, वो पावर उसमें सब लोग बराबर होंगे, चाहे वो कोई कितना भी गरीब हो, कोई मजदूर हो, चाहे कोई कितना भी अमीर ही क्यों ना हो, उसमें सब बिल्कुल बराबर होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं, जैसे अभी सोशलिज्म थ्योरी जो है वो चाइना और रशिया में है। कुछ कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं उनके नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है चाइना, रशिया, और एक और है हमारा कंट्री क्यूबा, और भी इटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। पर ये है कि कम्युनिज्म थ्योरी जो थी वो फेल हो गई। एग्जाम्पल समझते हैं कि ये एक्चुअली में थी क्या। समाजवाद में क्या होता है दोस्तों, समाजवाद में आपके क्या कहते हैं जितने भी जैसे आप अपनी कंट्री में देखते हो, जैसे हमारे यहाँ ये जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, इसकी जो सिम्स वगैरह हैं, जो हम सिम यूज़ करते हैं, उसमें देखा है कि आप एक जियो भी है एक कंपनी एयरटेल भी है, एक कंपनी वोडाफोन भी है कि नहीं। लेकिन सोशलिज्म जहाँ जिस कंट्री में होता है उस कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर सारा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है, यानी कि वहाँ पर सारी चीज़ें केवल एक ही होंगी, और वो उनको कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट। कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होता वहाँ पर, यानी कि रेलवे जो होगी, यानी कि कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, और प्राइवेट चीज़ें किसी को प्राइवेट नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं, प्राइवेटाइजेशन होगा ही नहीं कुछ। कोई भी फैक्ट्री है, आज देखते हो हम चाहें तो अपनी कोई भी फैक्ट्री खोल सकते हैं, पर क्या कहते हैं जहां पर कम्युनिज्म थ्योरी काम करती है, जिन कंट्रीज में सोशलिज्म होता है, वहां कंट्रीज में कोई भी अपना कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट ही उनको रेगुलेट करती है। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके समझाया टेलीकॉम सेक्टर का, कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन अलग अलग कंपनीज हैं, इनके अलग अलग मालिक हैं, जो भी हैं वो अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं इनसे। जैसे आप जानते ही हो जियो का मालिक कौन है, रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी। पर जहाँ पर सोशलिज्म होती है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। दुनिया का कोई सी भी सेक्टर का एग्जाम्पल लोगे वो सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। जबकि इसी के अपोजिट में कैपिटलिज्म होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होती हैं, गवर्नमेंट अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखती, वो सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर देती है, यानी कि जनता के हाथ में छोड़ देती है। वो अपने बिजनेसेस करें उन सेक्टर को, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी सामान बनाने की। अब जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर ये मार्कर भी बन रहा है, अगर ये कैपिटलिज्म में बन रहा है, तो इसको कोई मेरे जैसा कोई भी इंसान फैक्ट्री चालू करके बना सकता है। पर अगर मैं वहीं सोशलिज्म कंट्री में हूँ, किसी कम्युनिस्ट कंट्री में हूँ, तो मैं इसको नहीं बना सकता। इसको भी बनाने का काम कौन करेगी, वहाँ की सरकार। नुकसान क्या होते हैं, अब जब आप जानोगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, एक ही कंपनी होगी, वही सारी चीज़ें निकालेगी, तो वो जो रेट डिसाइड करेगी वही रेट चलेंगे। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए रेट वगैरह जो है उनमें जो सरकार डिसाइड करती है वही चलते हैं, ये इसके नुकसान है। दूसरी चीज़ आती है हमारी कैपिटलिज्म। पूंजीवाद में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, कोई भी खोल सकता है, कॉम्पिटिशन होता है, तो जो प्राइस होते हैं किसी भी चीज़ के वो कंपटीशन होने से क्या होता है, डाउन हो जाते हैं। ये कैपिटलिज्म का फायदा होता है और ये सोशलिज्म का नुकसान होता है। इसके कुछ फायदे ये हैं कि ये मजदूरों, वंचितों, गरीबों की बात करता है, इसलिए क्या कहते हैं कुछ देशों में इसके लिए काफ़ी सारी क्रांति हुई हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कोल्ड वॉर की, तो इसकी शुरुआत ही 1917 में हुई थी। एक जर्मन फिलोसफर थे, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इन कार्ल मार्क्स ने ही ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी। इन्हीं की थ्योरी से 1917 में जो रशिया था, वहाँ पर कुछ लोग इस थ्योरी, इनके क्या कहते हैं विचारों से, जो इनके विचार थे कम्युनिज्म के ऊपर या फिर सोशलिज्म के ऊपर, उनसे प्रभावित होकर 1917 में रशिया में क्या कहते हैं एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये रेवोल्यूशन जो था 1917 में शुरू हुआ रशिया में, और शुरू करने वाले कौन थे इसे, व्लादिमीर लेनिन ने इस रेवोल्यूशन को शुरू किया 1917 में। और इसी रेवोल्यूशन को होने के बाद जो रशिया था वो एक कम्युनिज्म कंट्री, सोशलिज्म या कम्युनिस्ट कंट्री बनकर उभरा। इसी के बाद अपना जो पड़ोसी देश है चाइना, उसमें भी ये 1950 में इस थ्योरी को लेकर एक रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर जिस रेवोल्यूशन को जिसने शुरू किया था वो कौन थे,
माओ त्से तुंग। आज आप बहुत सुनते हो माओवादी, माओवादी, नक्सलवादी। वो जो माओवादी वर्ड है ना, वो इन्हीं माओ से तुंग से निकल के आया है। माओ, माओ मतलब जो इनके विचारों से प्रभावित हैं, और वादी मतलब जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको माओवादी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात रशिया की कर रहे थे तो वहीं पहुंचते हैं। रशिया में जहां हम बात कर रहे थे कि व्लादिमीर लेनिन ने इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। इस रेवोल्यूशन का मकसद ही यही था कि जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। यानी कि उस कंट्री के अंदर सभी लोग इक्वल होंगे, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, और जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज हैं उनका कंट्रोल किसी के एक खास तबके के पास नहीं होगा, सारे लोगों के पास होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम खेती का, एग्रीकल्चर का। आज एग्रीकल्चर में जहां पर भी कैपिटलिज्म थ्योरी काम करेगी, वहां पर एग्रीकल्चर होगा, सबके अपने अपने खेत होंगे, सब अपने अपने खेतों में खेती कर सकते हैं, ये कैपिटलिज्म कहता है। पर जहां पर कम्युनिज्म होगा, वहां पर एग्रीकल्चर जो होगा, वो जमीनें जो होंगी वो किसी की होगी नहीं, किसी के नाम पर। पूरे देश के अंदर जितनी भी जमीन होगी वो किसके अंडर में रहेगी? सरकार के अंडर में। अब खेती कैसे होगी? सरकार कह देगी लोगों से जिसको भी जितनी जमीन पर खेती करनी है वो करे, और उसकी जितनी नीड है उतनी नीड के हिसाब से वो उस एग्रीकल्चर में से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको ले सकता है। समझ गए? समझ आ जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर जहां पर कैपिटलिज्म होगा वहां पर सबकी अपनी जमीन होती है, जितनी जमीन वो खरीद सकें और उस पर खेती करके क्या कहते हैं अपना जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं कमाएं। लेकिन सोशलिज्म में, एग्रीकल्चर में सरकार के अंडर में होता है और सरकार खेती करवाती है, और उस खेती का जिस फैमिली को जितनी नीड होती है उसको उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन दे दिया जाता है। कंट्रोल सरकार का रहता है। जमीन किसी की भी ओन की नहीं होती, किसी इंडिविजुअल की कोई जमीन अपनी नहीं खरीद सकता। समझ गए होंगे आप सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में अंतर। ठीक है, इसी थ्योरी से प्रभावित होकर 1917 में रेवोल्यूशन हुआ, व्लादिमीर लेनिन ने किया। रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, वहां पर कम्युनिस्ट सरकार बनी। कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद ये वर्ल्ड वॉर हुआ, जो हमने समझा। एलाइड ग्रुप थे, एक्सिस ग्रुप थे। एलाइड ग्रुप में अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसी कंट्रीज थी। एक्सिस ग्रुप में इटली, जर्मनी, जापान जैसी कंट्रीज थी। ये वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हुआ। 1945 में एंड होने के बाद जो अमेरिका और रशिया थे वो आपस में ही सुपर पावर बनने की होड़ में लग गए। अब सुपर पावर बनने की जो इनकी होड़ थी, उस सुपर पावर बनने की होड़ में इन्होंने इतने सारे क्या कहते हैं हथियार बनाना शुरू कर दिए, और आपस में क्या करा कि क्या कहते हैं इतने सारे एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए इन्होंने, जिसका कोई जवाब नहीं। दोनों ही कंट्रीज ने इतने बड़े लेवल पर एटॉमिक बॉम्ब्स का डेवलपमेंट किया कि पूरी दुनिया में इनके पास इतने एटॉमिक बॉम्ब हो गए कि ये पूरी दुनिया को कम से कम 100-200 बार खत्म कर सकते हैं। इतने एटॉमिक बॉम्ब्स इन्होंने बना लिए अमेरिका और रशिया ने। अब इसी कोल्ड वॉर का एक एक्सट्रीम पॉइंट आया जहां पर ये लगा कि अब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। यानी कि ये कोल्ड वॉर, इसको कोल्ड वॉर इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि अभी तक ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे थे। इनकी जो ग्रुप्स में कंट्रीज शामिल थी, वो उन ग्रुप्स की कंट्रीज के माध्यम से एक दूसरे पर लड़ रहे थे। यानी कि मान लो अमेरिका के सपोर्ट में कोई एक कंट्री है, मैंने मान लिया अमेरिका के सपोर्ट में कनाडा थी एक कंट्री उसके ग्रुप में, वहीं रशिया के सपोर्ट में चाइना थी मान लो। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा क्या कहते हैं इसका कोल्ड वॉर का जो एक्सट्रीम पॉइंट आया, जहां पर ये लगा कि दुनिया जो है वो पूरी क्या कहते हैं उसमें पूरी दुनिया जो है वो मतलब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो कोल्ड वॉर था वो अब वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा एक एक्सट्रीम पॉइंट आया जिसको किस नाम से जाना गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह तो नहीं बची है। इसको बोला गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला गया इसको। इसमें क्या था दोस्तों कि 1961 में अमेरिका, एक मैप बना के दिखाता हूं मैं आपको उससे पहले। जैसे मान लो ये पूरा क्या कहते हैं मैप मेरे को बनाना तो नहीं आता है, पर मैं आपको वैसे समझा दूंगा। मान लो ये अमेरिका है, यहीं पर एक और कंट्री है, ये अमेरिका है हमने मान लिया। इसी के बगल में ही, इसी के बॉर्डर से लगा हुआ है एक द्वीपीय देश है, यानी कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जिसका नाम क्या है? क्यूबा। ये कंट्री जो थी, ये आप जानते ही हो, तो कैपिटलिस्ट कंट्री थी, ये कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही थी। और ये क्यूबा जो थी वो रशिया की ग्रुप में थी, यानी कि रशिया को फॉलो करती थी, रशिया की आइडियोलॉजी से प्रभावित थी कंट्री। ये सोशलिज्म की थ्योरी को फॉलो करती थी। अब क्या था कि जो क्या कहते हैं उस टाइम पर जो हमारा सोवियत यूनियन था, यानी कि रशिया वाला जो ग्रुप था, रशिया क्या था, रशिया अपने आप में एक कंट्री नहीं था। रशिया कई सारे देशों को मिला करके एक बहुत बड़ी कंट्री बना हुआ था, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक यूनियन बना हुआ था, एक संघ बना हुआ था, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक है ना, यूएसएसआर। इस ग्रुप में कई सारी कंट्रीज शामिल थी,
जिसमें से मैं बोल सकता हूँ क्यूबा भी एक शामिल थी, क्योंकि वो उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, सोशलिज्म को। इस यूएसएसआर में क्या कहते हैं इन्होंने इसके जो लीडर थे उस टाइम पे, उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। क्या नाम था? निकिता क्रुश्चेव। और अमेरिका के जो उस टाइम पर क्या कहते हैं प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी। अब ये जो निकिता क्रुश्चेव थे, इनको 1961 के टाइम में 1961 में ये लगा कि जो अमेरिका है वो क्यूबा पर अटैक कर देगा, और क्यूबा पर अटैक करके वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या था? फिदेल कास्त्रो। यानी कि जो क्या कहते हैं अमेरिका है वो क्यूबा पर अटैक कर देगा और उसके जो प्रेसिडेंट हैं फिदेल कास्त्रो, उनका तख्ता पलट कर देगा, यानी कि उनकी सरकार को वहां से हटा देगा और अपना कब्जा जमा लेगा क्यूबा पर। इस डर से जो निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर के लीडर थे, उन्होंने अपनी आर्मी को क्यूबा भेजा, या कहें कि क्यूबा को अपने मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने की उन्होंने सोची। उन्होंने सोचा कि क्यूबा को रशिया के या सोवियत यूनियन के या यूएसएसआर के मिलिट्री बेस के रूप में हमें बदल देना चाहिए। इसको देखते हुए जो निकिता क्रुश्चेव थे, उन्होंने क्यूबा में कई सारे एटॉमिक बॉम्ब्स, कई सारी मिसाइल्स और कई सारे वेपन्स जो थे वो वहाँ पर तैनात कर दिए, यानी कि वहाँ पर सेट कर दिए कि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर अगर अमेरिका अटैक करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। इसे को देखते हुए इस डर से 1961 में उन्होंने अपना मिलिट्री बेस, क्यूबा का जो कंट्री थी उसको अपने मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया। इस मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने के बाद क्या कहते हैं 3 महीने बाद अमेरिका को इस बात की पता चली। अब इससे एक जो फायदा था वो ये हो रहा था यूएसएसआर को कि इस पर मिलिट्री बेस कन्वर्ट करने से क्यूबा को जो रशिया, अमेरिका जो था वो रशिया के इस रेंज में आ गया कि वो अब अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि आप जानते ही हो रशिया बिल्कुल ईस्ट में है और अमेरिका बिल्कुल वेस्ट में है। तो यहाँ से अमेरिका पर अटैक करना और अटैक करके उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाना पॉसिबल नहीं था जितना यहाँ पर रहकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाना पॉसिबल था। यहाँ से अमेरिका क्लोज रेंज में आ चुका था और क्लोज रेंज में आने की वजह से अमेरिका से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता था अगर अमेरिका कोई अटैक करता है तो। इसी को देखते हुए उन्होंने मिलिट्री बेस में कन्वर्ट किया। अमेरिका को इस बात की जो खबर थी, यानी उसके जो प्रेसिडेंट थे उनको इस बात की खबर लगी आफ्टर 3 वीक्स, यानी कि 3 हफ्ते बाद उनको इस बात का पता चला कि क्या कहते हैं जो रशिया है, जो सोवियत यूनियन है, उसने क्यूबा को अपने मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो जॉन एफ कैनेडी थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हुए और वो जो उनके एडवाइज़र थे वो भी चिंतित हुए, पर वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे कि अगर उन्होंने भी बिल्कुल अटैकिंग रुख अपनाया या कोई कार्रवाई करी तो ये जो अभी तक कोल्ड वॉर चल रहा था ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और हो सकता है कि क्या कहते हैं एटम बॉम्ब्स का यूज़ हो जाए, यानी कि कोई बहुत बड़ा युद्ध क्या कहते हैं फिर से शुरू ना हो जाए। वर्ल्ड वॉर 2 से ही वैसे ही बहुत तबाही मची थी पूरे यूरोप में। तो उसको देखते हुए उन्होंने धैर्य से काम लिया, पेशेंस रखा, और पेशेंस रखते हुए उन्होंने अपनी आर्मी के कुछ जो जंगी जहाज होते हैं, यानी कि जो नेवी के जो क्या कहते हैं वो होते हैं शिप्स वगैरह होती हैं, उन नेवल शिप्स को क्यूबा की तरफ भेजा कि जाओ क्यूबा की तरफ जाओ, जिससे क्या कहते हैं जो रशिया है, जो सोवियत यूनियन है, उनके लीडर्स को एक इंडिकेशन जाए कि अमेरिका इस चीज़ से खुश नहीं है और क्या कहते हैं तुम जो ये जो क्या कहते हैं तुमने जो कार्रवाई करी है क्यूबा को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर रहा है, इससे अपने सारे जो वेपन्स हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, जो अपनी मिलिट्री है उसको क्यूबा से वापस ले लो। जब अमेरिका ने अपने क्या कहते हैं नेवल शिप्स क्यूबा की तरफ भेजे तो जो निकिता क्रुश्चेव थे या यूएसएसआर थे उसने भी अपनी जो शिप्स थी नेवल शिप्स वो वापस ले ली या फिर वहीं की वहीं रोक ली जो रास्ते में थी, यानी कि जो रास्ते में क्यूबा की तरफ बढ़ रही थी। यानी कि जो क्या कहते हैं वो थे जो निकिता क्रुश्चेव थे, उन्होंने उस कंडीशन को समझा कि अगर वो भी ना अगर अब नहीं अटैकिंग मोड में ही रहते हैं तो फिर कोई ना कोई क्या कहते हैं वॉर शुरू हो जाएगा जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज जो थी वो इस बात को जानती थी कि भले ही इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लड़ रहे हैं, दोनों ही एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, पर नुकसान उससे ये हो सकता है कि दोनों ही देशों के पास इतने ज़्यादा एडवांस वेपन्स थे, एटॉमिक वेपन्स थे कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता तो दोनों ही देश एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचा सकते थे कि ये दोनों देश यही डिसाइड नहीं कर पाते कि इनमें से जीता कौन है। इसी चीज को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है कि जब कोई भी 2 देश आपस में दुश्मन हो और वो लड़ने की कंडीशन में हो और उसमें अगर क्या कहते हैं उन दोनों देशों को ये बात पता होगी अगर हम वॉर करते हैं तो हमारे बीच में जो वॉर होगा वो इस कंडीशन में जा सकता है जहां पर हम ये डिसाइड भी नहीं कर सकते कि हम दोनों में से जीता कौन है। हो सकता है कि पॉलिटिकल विन किसी की हो जाए, कोई राजनीतिक जीत ले यहाँ पर दोनों ही देशों को उतना नुकसान हो जाएगा कि उसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा।
ये जब दो कोई कंट्रीज इस कंडीशन में होती हैं कि वो एक दूसरे पर अटैक करने से डरें, एक दूसरे से वॉर करने से डरें, भले ही कितनी भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, पर वो कभी भी डायरेक्ट वॉर ना लड़ना चाहें उसी चीज को, या डायरेक्ट वॉर लड़ने की कंडीशन में ना हो, क्योंकि दोनों ही इतनी पावरफुल हो, इतने एडवांस वेपन हो कि दोनों ही एक दूसरे का इतना नुकसान कर दें कि जीतने वाले का पता ही ना लगाया जा सके। उस चीज को बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको ये चीज़, एक्सट्रीम पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं, इसी पूरे क्राइसिस को, यानी कि इसी पूरी कंडीशन को क्या बोला गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यानी कि क्या कहते हैं, रशिया ने क्यूबा को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट किया, अमेरिका इस चीज़ से नाराज हुआ, अमेरिका ने क्या कहते हैं वापस से अपनी आर्मी या अपनी नेवल शिप्स क्यूबा की तरफ भेजी, उनको अपनी क्या कहते हैं एक तरीके से चेतावनी देने के लिए कि वो पीछे हटें। रशिया भी उस चीज़ को समझा और उसने क्या कहते हैं उस चीज़ से अपने कदम पीछे हटाए। ये एक एक्सट्रीम पॉइंट माना गया, दुनिया को, पूरी दुनिया को अंदाजा था, ऐसा लगा था कि अब ये जो कोल्ड वॉर है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। पर दोनों ही देश के लीडर्स ने पेशेंस भरा बर्ताव किया, संयम रखा, और उस संयम भरे बर्ताव से जो वर्ल्ड वॉर 3 था वो होने से बच गया। तो हमने कोल्ड वॉर पढ़ा कि क्यों शुरू हुआ था इसके पीछे 2 मेन रीजन थे मैंने बताए। एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कि पूरी दुनिया में राज करने के लिए किसी देश पर सोशलिज्म थ्योरी बढ़िया है या कैपिटलिज्म थ्योरी बढ़िया है, ठीक है। दूसरा था सुपर पावर बनने की ओर कि कौन दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर बने। अमेरिका भी बनना चाहता था, रशिया भी बनना चाहता था, और अभी तक तो ये दोनों ही थे। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें रह गई हैं, मैं उनको भी बताता हूँ आपको। जैसे इन दोनों ही ग्रुपों ने क्या कहते हैं कंट्रीज़ को अपने साथ लेने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। जैसे 1949 में अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोला गया नाटो। क्या बोला गया? नाटो। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 12 देश शामिल हुए। 1949 में बना था ये नाटो नाम से, 12 देश शामिल हुए। इसकी पॉलिसी क्या रही? इसमें जब ये बना तो इनकी पॉलिसी ये रही कि नाटो में, यानी कि नाटो के जो 12 मेंबर्स हैं, जो 12 देश हैं, इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो इन सभी 12 देशों पर हमला माना जाएगा, और फिर ये सभी 12 देश उस देश के सपोर्ट में खड़े होकर उसकी मदद करेंगे उसके एनिमी से लड़ने में, यानी कि उसके दुश्मन से लड़ने में। यानी किसी भी देश पर हमला होता है तो वो उस पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। ये इसकी पॉलिसी थी। अब इसी के जवाब में यूएसएसआर था, उसने भी अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसने बनाया 1955 में। इसको बोला गया वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये जिस शहर में हुआ था उस शहर का नाम था वॉर्सो, इसीलिए इसको वॉर्सो पैक्ट बोला गया। इसकी क्या पॉलिसी थी? इसकी पॉलिसी ये थी कि जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज में नाटो का क्या कहते हैं प्रभाव है, यानी कि जहाँ जहाँ नाटो की कंट्रीज हैं या नाटो की आर्मी जो है वो क्या कहते हैं अपनी फोर्स को लगाए हुए है, उन कंट्रीज में नाटो का मुकाबला करना। यानी कि नाटो उन्होंने बनाया। नाटो क्या कहते हैं कि रशिया यूएसएसआर से निपटने के लिए उसके क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिससे पूरी दुनिया में क्या कहते हैं वो कंट्रियों को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें और यूएसएसआर के खिलाफ खड़ा कर सकें। उसी के जवाब में रशिया या यूएसएसआर ने 1955 में वॉर्सो पैक्ट बना दिया। वॉर्सो पैक्ट नाटो के जवाब में बनाया गया। इसमें भी कुछ कंट्रीज शामिल हुई। अब आप जानते ही हो कि जब ये पूरा कोल्ड वॉर चल रहा था तो जो पूरी दुनिया थी वो 2 हिस्सों में बट चुकी थी, एक पूरा ईस्टर्न हिस्सा और एक पूरा वेस्टर्न हिस्सा। जो इसीलिए इन क्या कहते हैं दोनों जो ग्रुप्स मैंने बताया ना, नाटो और वॉर्सो पैक्ट, इनको वेस्टर्न अलायंस और इसको ईस्टर्न अलायंस भी बोलते हैं। इसको वेस्टर्न अलायंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अमेरिका लीड कर रहा था इस ग्रुप को, अमेरिका लीडर था इस ग्रुप का, और इसमें सारी वेस्टर्न कंट्री शामिल थी। खुद अमेरिका भी आप जानते ही हो कि वर्ल्ड मैप में वेस्टर्न साइड पर है। और ये जो वॉर्सो पैक्ट था आप जानते ही हो रशिया बिल्कुल ईस्ट में है और इसमें सारी ईस्टर्न कंट्री शामिल थी, इसीलिए इसको ईस्टर्न अलायंस भी बोला गया। ऐसे ही कुछ अलायंस एशिया में भी बने। एशिया में जो अलायंस बने थे उनको बोला गया था सीटो और सेंटो, ठीक है ना। सीटो की फुल फॉर्म थी बेटा साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो की फुल फॉर्म थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बनाया था किसने? अमेरिका ने, यानी नाटो वाले ग्रुप ने अपना एक और ऑर्गेनाइजेशन एशिया में बना लिया था। सीटो और सेंटो 2 बना लिए थे मतलब। इसी के जवाब में फिर से यूएसएसआर ने क्या किया, उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन ना बनाकर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, यानी साउथ एशिया में जो कंट्रीज थी उनसे अपने रिलेशंस अच्छे करने शुरू किए। जैसे चाइना से रशिया ने अपने रिलेशंस अच्छे किए, है ना। वियतनाम एक कंट्री है, उससे अपने रिलेशन अच्छे किए। कोरिया से अच्छे किए, और इराक एक कंट्री थी उससे अच्छे किए। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज थी रशिया यूएसएसआर ने उनसे अपने रिलेशंस अच्छे किए, और अमेरिका ने तो एशिया में तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बना ही लिए थे रशिया का मुकाबला करने के लिए, सीटो और सेंटो। ये पूरी स्टोरी थी कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर का पूरा बैकग्राउंड हमने पढ़ा कि क्यों शुरू हुआ,
जो भी हमारी आगे की वीडियो आएगी इससे आगे की, उसमें हम नेम के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को जो भी लगता हो कि यहाँ पर कुछ मिस हुआ है, वैसे तो मैंने कुछ मिस नहीं किया है, सारी चीज़ें मेनली बता दी हैं, पर अगर कुछ मिस हुआ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर आपने ये चीज़ छोड़ी है या इसको बताया जाना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ जल्दी जल्दी क्या क्या मैंने बताया। कोल्ड वॉर चैप्टर हमने शुरू किया था। कोल्ड वॉर में मैंने बताया कि कोल्ड वॉर क्या था, उससे पीछे मैंने उसका बैकग्राउंड डिस्कस किया कि कोल्ड वॉर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये शुरुआत हुई थी जैसे ही क्या कहते हैं हमारा वो हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म हुआ था? 1945 में। 1945 में वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही पूरी दुनिया में दो सुपर पावर रह गई, एक अमेरिका और एक रशिया। रशिया ने अपने जैसे आइडियोलॉजिकल क्या कहते हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करने वाली कंट्रीज थी उनको अपने साथ लिया और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था क्या था? वेस्टर्न अलायंस या वार्सो पैक्ट। ऐसा ही अमेरिका ने किया, अपने जो क्या कहते हैं वेस्टर्न साइड में जितनी भी कंट्रीज थी और जो कैपिटलिज्म थ्योरी को फॉलो करती थी उनको अपने साथ में लिया और एक ग्रुप बनाया जिसको ईस्टर्न अलायंस या नाटो बोला गया। इसमें 12 मेंबर्स थे, वार्सो पैक्ट में 15 मेंबर्स थे। ठीक है ना। ये बनाया कोल्ड वॉर क्या कहते हैं चलता रहा सुपर पावर बनने के लिए। एक तो सुपर पावर बनने के लिए कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्या कहते हैं जो कोल्ड वॉर था। दूसरा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कि पूरी दुनिया में किसी भी देश पर शासन करने के लिए कौन सा आइडियोलॉजी या कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म। इसी में ये पढ़ा हमने। इसके बाद हमने पढ़ा कि इस कोल्ड वॉर का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा आया, तो मैंने बताया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें यूएसएसआर ने क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहा, अमेरिका ने इस पर रिएक्ट किया, रशिया और यूएसएसआर पीछे हट गया। पीछे हटने के बाद ये खत्म हुआ जहां पर पूरी इस क्राइसिस में पूरी दुनिया को अंदाजा लगा कि अब कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, पर दोनों देश के लीडर्स ने संयम भरा बर्ताव किया और क्या कहते हैं पेशेंस रखा और वर्ल्ड वॉर 3 होने से रह गया। ठीक है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। कम्युनिज्म वो होता है जहाँ पर सारी सेक्टर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। पेन से लेकर कार तक जो होती हैं वो सिर्फ सरकारें बनाती हैं, कोई भी उद्योगपति नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सारी चीज़ें सरकार देखती है। कैपिटलिज्म में इसके उल्टा होता है। कैपिटलिज्म में सरकार के कंट्रोल में कम से कम चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होता है। वहाँ पर पेन से लेकर कार तक क्या कहते हैं प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है कि कोई अपना बिजनेस शुरू करे तो कोई भी अपनी फैक्ट्री खोल के कुछ भी बना सकता है, जिसमें इसमें कंपटीशन रहता है। प्राइसेस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस नीचे रहते हैं। कम्युनिज्म में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस कंपटीशन नहीं होता है तो माना जाता है कि वो हाई रहते हैं। पर सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो होता है वो बात करता है समानता की, इक्वेलिटी की, कि यहाँ पर गरीब वंचित तबके जो हैं इन सबका बराबर ख्याल रखा जाएगा और कोई भी ऊंच नीच नहीं होगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, सबके लिए जो रिसोर्सेज हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है। लेकिन अब मैं अपने कुछ अगर बताना चाहूँ अपने विचार से, अगर पूरी दुनिया में अभी कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा सफल होती हुई दिखी है तो वो हुई है कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म जो थ्योरी थी शुरू में उसके फेवर में बहुत लोग थे। खुद इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसमें भी जो शुरू की सरकारें थी, चाहे वो खुद जवाहरलाल नेहरू क्यों ना हो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका झुकाव भी सोशलिज्म की तरफ था। पर पिछले कुछ सालों में जो सोशलिज्म है, जो कम्युनिज्म है, वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखा है। जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी या तो वहाँ से कम्युनिस्ट सरकारें चली गई, वहाँ पे कैपिटलिज्म आ गया, या वो जिस थ्योरी जो उनकी वो थ्योरी कहती है कि समानता, उसको लाने में वो फेल हो गई पूरी तरीके से। इसलिए जो कैपिटलिज्म थ्योरी थी, इसको हम पूंजीवाद भी कहते हैं, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई दिखी है। और आप जानते भी हो कि पूरी दुनिया में इकलौती सुपर पावर अमेरिका है आज, और उसकी वो किस थ्योरी को फॉलो करती है? कैपिटलिज्म को। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया में कम्युनिज्म का क्या असर हुआ। 1920 में यूएसएसआर का ही एक पार्ट था ताशकंद, उस ताशकंद में इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसको हम सीपीआई बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। किसने करी थी ये स्थापना? एम.एन. रॉय ने, जो कि कम्युनिज्म की थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है। यही पार्टी 1920 में ताशकंद में हुई थी। ऑफिशियली डेट इसकी 1925 मानी जाती है। 1925 में इसकी स्थापना इंडिया में हुई। 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना इंडिया में हुई ऑफिशियली रूप से। आगे चलकर ये पार्टी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चाइना था वो भी कम्युनिस्ट कंट्री था, वहाँ भी कम्युनिस्ट एक सरकार थी, पर वहाँ पर आई कब थी? 1950। पहले से वहाँ कोई कम्युनिज्म नहीं था। 1950 में माओ से तुंग वहाँ के एक लीडर थे, उन्होंने वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, यानी आर्म्ड रेबेलियन कर दिया, यानी कि हथियारों के दम पर सत्ता हासिल करी जाए और उस सत्ता से पूरे समाज में समानता लाई जाए और गरीब वंचित तबकों का भला किया जाए। माओ से तुंग, इसीलिए इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों के लिए माओवादी बोला गया। माओ इनका नाम था, इनके विचार को फॉलो करने वाले, वादी यानी कि जो इनके विचार को फॉलो करता है।
ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा माओवादी वर्ड काफ़ी सुना होगा। ठीक है, तो चाइना में 1950 के बाद ये आगे तक कम्युनिज्म के, अब ये इंडिया में भी पार्टियां बन चुकी थी। सीपीआई एक पार्टी, एम एन रॉय ने इसकी स्थापना करी थी 1925 में इंडिया में, और 1920 में ताशकंद में। इसके बाद जब 1960 आते आते जो चाइना और रशिया थे उनके बीच में आपस में लड़ाई हो गई, यानी चाइना और रशिया खुद आपस में लड़ पड़े। इनको एक ज़मीन को लेकर, एक छोटे से ज़मीन को टुकड़े के लेकर इनके बीच में युद्ध भी हुआ। अब दोनों ही कम्युनिज्म की थ्योरी को फॉलो करते थे। इंडिया में सीपीआई पार्टी थी। अब इंडिया के सीपीआई पार्टी में जिन लोगों ने रशिया को सपोर्ट किया वो तो सीपीआई पार्टी में ही रहे, लेकिन जिन लोगों ने चाइना को सपोर्ट किया वो सीपीआई से अलग होकर उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। क्या? सीपीआई एम। एम क्या है यहाँ पे? मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, इसलिए उसको मार्क्सिज्म भी बोला जाता है। नई पार्टी बनी 1964 में इंडिया में, क्या? सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म, जिसकी स्थापना किसने करी? चारू मजूमदार ने। क्यों करी थी? इसके पीछे पता है ना क्यों अलग हुए? क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर भी जो इंडिया आज़ाद हुआ है वो आज़ादी झूठी है, और असली आज़ादी तब आ सकती है जब हम सशस्त्र विद्रोह करके उस सत्ता को छीन लें। इसीलिए आप जानते हो कि इंडिया के आज पूरी एक रेड बेल्ट है। ईस्टर्न साइड में मैं देखूं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, या मैं कहूं आपसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और नीचे आंध्र प्रदेश, इस रीजन को पूरा रेड बेल्ट कहा जाता है। इस रेड बेल्ट में जो नक्सलवादी आंदोलन है वो सबसे ज़्यादा चलता है, नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये नक्सलवादी जो आंदोलन था ये भी इसी कम्युनिज्म की थ्योरी से ही, सोशलिज्म की थ्योरी से ही प्रभावित होकर शुरू हुआ था, और आज देश के 75 से ज़्यादा ज़िलों में ये फैला हुआ है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है ये आज के टाइम पे। मैं जानता हूँ कि टेररिज्म से भी सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारी नक्सलिज्म है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेम के बारे में और जो भी कुछ बच गया होगा उसके बारे में। थैंक यू।